आज के लेक्चर में हम शेल स्क्रिप्ट के बारे में जानेंगे। शेल स्क्रिप्ट क्या होती है? तो शेल तो हम जानते हैं कि शेल क्या होता है। शेल क्या रहता है कि एक तरह का इंटरफेस रहता है यूज़र और कर्नल के बीच में, कि जब भी यूज़र कोई कमांड टाइप करता है तो उसको कौन प्रोसेस करता है? शेल प्रोसेस करता है। शेल प्रोसेस करके वो कमांड कर्नल के पास फॉरवर्ड करता है। फिर कर्नल उसको राइट हार्डवेयर या राइट डिवाइस के पास फॉरवर्ड करता है या वो टास्क फिर परफॉर्म हो जाता है। तो शेल स्क्रिप्ट में क्या होता है कि शेल प्रोग्रामिंग में कहते हैं कि क्या करते हैं हम कि इसमें शेल प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम्स लिखते हैं। मतलब जैसे क्या कह सकते हैं कि कोई ऐसा प्रोग्राम्स ऐसी कमांड है जो बार बार रिपीट होती हैं, तो हम नहीं चाहते कि हमें बार बार कमांड रिपीट करनी पड़े। एग्जांपल फॉर लेते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज या सी में प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन होता है। अब उसको अगर मान लीजिए आपको प्रिंटफ 100 बार प्रिंट करना है, अगर दी प्रिंटफ फंक्शन की मतलब स्क्रिप्ट ना हो, वो एक तरह से स्क्रिप्ट है या फंक्शन है, वो लाइब्रेरी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, अगर उसकी फंक्शन की स्क्रिप्ट ना हो तो पता क्या होगा, आपको हर बार प्रिंटफ का कोड लिखना पड़ेगा। और मान लीजिए आपको 100 टाइम प्रिंट करना है, तो 100 टाइम के लिए अगर दी आपको एक बार लिखने में 5 मिनट लगते हैं तो आपको 500 मिनट लग जाएंगे। तो इसका ड्रॉबैक ये रहता है। तो इसी तरह से सेम इसमें रहता है कि जो भी कमांड ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, अब जैसे मान लीजिए एडमिन को यूज़र के बारे में डिटेल पता करना है, जो भी साइट है या सर्वर्स है, तो वो क्या करेगा, वो हर बार नई कमांड रन करेगा? नहीं, कमांड रन करने की बजाय वो क्या करेगा कि शेल स्क्रिप्ट को रन करेगा। रन करने जैसे शेल स्क्रिप्ट रन होगी तो जितनी भी उसमें कमांड इंक्लूड की गई थी सारी कमांड रन कर जाएंगे एक साथ। तो इसलिए इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज होता है। चलिए शेल को और डीपली समझ लेते हैं कि ये इंटरफेस होता है यूजर और कर्नल के बीच में। और एक तरह से देखिए, इसमें देख सकते हैं ये जो आर्किटेक्चर है लिनक्स का, जिसमें सबसे पहले यूज़र है। यूज़र कमांड को टाइप करेगा, शेल उसे प्रोसेस करेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रोसेस करने के बाद वो फॉरवर्ड करेगा कर्नल को। कर्नल क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स का ये हार्ट होता है, और कर्नल फिर राइट हार्डवेयर को फॉरवर्ड करता है। तो इस तरह से ये आर्किटेक्चर होता है। जो सेल होती है वो दो तरह की होती हैं, कमांड लाइन सेल एंड ग्राफिकल सेल। तो ग्राफिकल मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI होता है, वही ग्राफिकल इंटरफेस सेल है। मतलब जिसमें क्या रहता है कि आप अपने हिसाब से जो भी सेल की स्क्रिप्ट है उसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एक तरह से फाइल ऐड कर सकते हैं। वो मतलब एक तरह से क्या रहेगा, आपका माउस का यूज होगा इसमें। लेकिन जो कमांड लाइन इंटरफेस होगा उसमें क्या रहेगा, जो भी काम होगा वो कंप्लीट हमारा टर्मिनल पे होता है। सेल स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं तो सेल स्क्रिप्ट क्या होती है कि वो हम बता चुके हैं कि जो हमें बार बार रिपीटेड कमांड है उनको बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए हम सेल स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो सेल स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, एक तरह का एक प्रोग्राम होता है। और नॉर्मल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसी तरह से इसमें भी वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह इसमें वेरिएबल होते हैं, कीवर्ड होते हैं, फंक्शन होते हैं और स्टेटमेंट यूज होते हैं, सेम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। और जो शेल स्क्रिप्ट होती हैं ये हमारे MS-DOS की बैच फाइल की तरह होती है। जैसे उसमें MS-DOS में 3 तरह के इंटरफेस होते हैं। यूज़र इंटरफेस होता है, यूज़र इंटरफेस 3 तरह का होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस एंड बैच इंटरफेस। तो जो बैच मोड होता है उसी में ही हमारी बैच फाइल्स रन करती हैं MS-DOS में, तो वही सेम है। तो बैच फाइल्स में क्या होते हैं, मल्टीपल कमांड एक साथ रन करती हैं, वही इसमें भी रहता है। इसका जो एक्सटेंशन होता है, इसका जैसे पहले एग्जाम्पल दिया गया myos.sh, तो .sh ये क्या है, एक एक्सटेंशन है शेल स्क्रिप्ट फाइल का। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह होती हैं, इसमें भी एलिमेंट्स कीवर्ड होते हैं। शेल कमांड ये जानते हैं हम। फंक्शन की बात करते हैं तो वही सेम फंक्शन होते हैं। तो इसका यूज क्यों होता है, मतलब शेल स्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है, क्यों होता है? तो शेल स्क्रिप्ट का हम बता चुके हैं कि एक साथ एक से अधिक कमांड रन करा सकते हैं। तो जो एडमिन है वो कहाँ कहाँ यूज कर सकता है कि रूटीन बैकअप, कि कितने हमारे फंक्शन रन कर रहे हैं उनका बैकअप लेना। तो एक साथ या तो क्या करेंगे, बैकअप लेने के लिए एक का बैकअप लेंगे फिर दूसरे का बैकअप लेंगे। सबसे बेटर तरीका क्या है कि आप एक स्क्रिप्ट बना लो, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग जैसे स्क्रिप्ट रन करेंगे सारे एप्लीकेशन का बैकअप हो जाएगा। या गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लोकल एंड रिमोट सर्वर्स, कि जो भी रिमोट सर्वर्स रन कर रहे हैं, लोकल सर्वर रन कर रहे हैं, उनके बारे में जानकारी लेना। या यूज़र के बारे में जानकारी लेना, सिस्टम को मॉनिटर करना कि जैसे हु कमांड होती है, हु कमांड के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिसमें कंप्लीट यूज़र के बारे में डिटेल होता है। तो जो भी हु कमांड के ऑप्शन हैं उनको हम लाइन बाय लाइन एक तरह से एक स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। जैसे ही वो स्क्रिप्ट
रन करेंगे हु कमांड वाली, तो उसमें क्या हो जाएगा कि क्या यूजर्स कर रहे हैं, कितने यूजर्स लॉगिन हैं, कौन से यूजर्स लॉग आउट हो चुके हैं और वो किससे कनेक्टेड हैं, क्या कर रहे हैं, सारी जानकारी हमें एक स्क्रिप्ट के थ्रू मिल जाएगी, बजाय हमें मल्टीपल कमांड रन कराने के। तो ये इसका बेनिफिट है। नेक्स्ट होता है इसमें एडिंग न्यू फंक्शनलिटी, कोई भी नई फंक्शनलिटी हम सेल में ऐड कर सकते हैं। और क्रिएटिंग ईमेल बेस्ड अलर्ट सिस्टम, जैसे एक तरह से कि ईमेल बेस्ड आपने अलर्ट सिस्टम बना दिया, कोई भी अगर नया यूजर्स आता है, कोई कमेंट करता है, कुछ भी करता है, तो क्या होता है आपके पास एक अलर्ट आता है। तो जो अलर्ट ईमेल का अलर्ट आता है, ईमेल आता है आपके पास, वो इसी के सेल स्क्रिप्ट के द्वारा ही होता है पॉसिबल। इसे देखते हैं ना कि जब भी हम किसी साइट में टाइप करते हैं, या किसी भी क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं, क्लासरूम में जब भी कोई नया पोस्ट आता है तो क्या होता है, या कोई कमेंट करता है तो हमारे पास क्या आता है, एक ईमेल आता है। तो ईमेल अलर्ट सिस्टम ये सेल स्क्रिप्ट के द्वारा ही बनाया जाता है। इसके अगर एडवांटेज की बात करते हैं तो एडवांटेज ये लिखना बहुत आसान है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं। बस ये है कि जो सेल स्क्रिप्टिंग है ये लर्निंग थोड़ा मतलब लर्निंग टफ नहीं है, थोड़ा लेंदी है। मतलब क्या है कि जो सेल स्क्रिप्टिंग है ये एक तरह की एक प्रोग्रामिंग है जिसको आपको लर्न करने के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, तो वो एक अलग फील्ड हो जाता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए इतना बेसिक ही ठीक है। तो ये आसान होता है लिखना, और जो भी डिबगिंग होती है एरर को सही करने वो आसान इंटरेक्टिव होता है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यदि आपकी स्मॉल मिस्टेक, किसी भी यूजर से कोई सिली मिस्टेक हो गई है, वो सिली मिस्टेक आपको ब्लेंडरिंग मिस्टेक में चेंज कर देगा। हो सकता है आपके सिस्टम में बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाए, मतलब कोई बड़ी फाइल्स डिलीट हो सकती, कुछ भी हो सकता है, कह नहीं सकते आप स्मॉल मिस्टेक। इसलिए क्या होता है कि जो भी सेल स्क्रिप्ट रन करते हैं वो हमेशा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि क्या रहेगा कि मान लीजिए आपने रिमूव RM या मूव या कोई भी ऐसी कमांड जिससे आपका डेटा रिमूव हो सकता है, वो गलती से कहीं इंक्लूड कर दी, तो क्या हो जाएगी, आपकी पूरी डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगी एक साथ, या कहीं सर्वर पे आप कुछ क्रैश कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो डिसएडवांटेज इसके कुछ ज़्यादा हैं। स्पीड स्लो हो जाती है थोड़ा, और क्या होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क होता है उसके लिए सूटेबल नहीं होता है, और नॉर्मल यूजर इसको यूज नहीं कर सकते। सेल स्क्रिप्टेड वही यूज कर सकता है जो इसमें थोड़ा एक्सपर्ट रहता है। स्टेप की बात करते हैं तो इसके लिए हमें BI एडिटर पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। BI एडिटर नॉर्मल एडिटर होता है, जैसे अदर्स एडिटर्स होते हैं किसी में यूज होते हैं, जैसे जावा रन कराने के लिए। तो क्या रहेगा इसमें, इसकी फ़ाइल सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ़ाइल का नाम बनाएंगे, जैसे os.ss नाम की SH ये क्या है, इसका एक्सटेंशन है, बना दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जब भी स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तो जैसे हैज़ इंक्लूड C में स्टार्ट करते हैं हेडर फाइल्स, इसी तरह से इसमें क्या होता है, हैज !bin/sh एक तरह से क्या कहते हैं, इसे C बैंक बोलते हैं। इससे क्या होता है कि स्क्रिप्ट हमारी स्टार्ट हो गई है, ये हमें लिखना पड़ता है। ये इंडिकेट करता है कि जो सेल है हमारी वो बेस में, जो सेल स्क्रिप्ट है वो बेस सेल में स्टोर हो रही, बॉर्नर सेल में डायरेक्टेड हो रही है। फिर राइट जो भी कोड लिखना है वो लिख दीजिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, ये स्क्रिप्ट है उसकी फ़ाइल नेम को सेव कर दीजिए। तो सेव पहले कर दिए तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बाद में Ctrl+S करके आप सेव कर सकते हैं। नॉर्मल वही काम है जैसे नॉर्मल एडिटर में होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। फॉर एग्जीक्यूशन टाइप बेस फाइल .s, हाँ, जब उसको हमें एग्जीक्यूट करना होता है या रन कराना होता है तो सिंपल फाइल का नाम टाइप करिए और वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो ये हैज एक्सक्लेमेटरी एक तरह का ऑपरेटर होता है, जैसे C बैंक ऑपरेटर कहते हैं। और विच डायरेक्ट द स्क्रिप्ट टू द इंटरप्रेटर लोकेशन स्मॉल स्क्रिप्ट, तो जहाँ भी इसकी लोकेशन है वहाँ पे ये इसको डायरेक्ट करता है, इसका यूज यहाँ पे होता है। तो ये स्मॉल स्क्रिप्ट लिखी गई है जिसमें क्या है कि BI में sample.s नाम की स्क्रिप्ट है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्क्रिप्ट को इनिशलाइज किया और इसमें C बैंक नाम का ऑपरेटर यूज किया, फिर /bin/sh लिखा, और किसके लिए बना रहे हैं, ls कमांड रन कराने के लिए बना रहे हैं। उसके बाद फिर बेस sample.sh, और बाद में इसको हम सेव कर देंगे। जैसे ही sample.sh को टाइप करेंगे ls कमांड अपने आप रन होने लगेगी। और इसमें बहुत सारी कमांड हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यदि कमेंट ऐड करने होते हैं इसमें, तो इसके लिए सिंपल कैरेक्टर होता है, हैज कैरेक्टर लिखेंगे। हैज के बाद आप अपना कमेंट लिख सकते हैं। शेल वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल होते हैं जो क्या करते हैं, किसी अदर डेटा के वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो वेरिएबल में कुछ भी, जैसे वेरिएबल इक्वल टू हेलो लिखा, तो अब जब भी हमें इसको जैसे ही वेरिएबल को कॉल करेंगे, इको क्या होती है, एक प्रिंट कराने के लिए होती है यूज, जो भी फाइल्स है उसको, तो जैसे इको वेरिएबल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा।
वेरिएबल का एग्जांपल दिया गया है इसमें, इको व्हाट इज़ योर नेम्स, ये हमने इसको कॉल कर रहे हैं। फिर रीड नेम, तो रीड नेम रीड हो जाएगा। फिर इसके बाद इको हाउ डू यू डू, फिर डॉलर नेम, तो फिर रीड रिमार्क, तो रिमार्क में फिर उसके बाद इको फिर रिमार्क टू। तो इस तरह से बना सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। अब जो भी हमारी शेल स्क्रिप्ट होती हैं वो जहाँ पे बनाई जाती हैं उस तरह के एडिटर को हम BI एडिटर कहते हैं। अब करंट में बिम नाम से जाना जाता है। ये उसी का इम्प्रूव्ड वर्जन है, कुछ नया नहीं है, इसमें कुछ फंक्शनलिटी ऐड हो गई है, इसलिए इसका नाम तो 1976 में बनाया गया था। तो 1976 का मतलब ये है कि 1991 में लिनक्स आया, तो ये यूनिक्स के लिए बनाया गया था। ये एडवांस वर्जन, इसका एडवांस वर्जन होता है, इसे हम बिम के नाम से जानते हैं। तो जो BI एडिटर होता है सबसे पॉपुलर और क्लासिकल एडिटर है लिनक्स फैमिली में, लिनक्स या यूनिक्स फैमिली में। और ये सभी लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे अवेलेबल है, मतलब कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप इंस्टॉल करिए अपने सिस्टम में, सब पे ये रन करेगा। सभी प्लेटफॉर्म पे भी काम करता है, कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो। और यूज़र फ्रेंडली होता है आसानी से, क्योंकि इसमें दो तरह के मोड होते हैं। एक कमांड मोड होता है जिसमें आप कमांड को टाइप करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, और दूसरा होता है इंसर्ट मोड जिसमें बनी हुई फाइल को आप ऐड करेंगे। तो यूज़र के अकॉर्डिंग, मतलब जिस तरह यूज़र को बेटर लगे उस हिसाब से आप अपने उस मोड में स्विच कर सकते हैं या कभी भी स्विच कर सकते हैं। तो जैसे कमांड मोड में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, जैसे कमांड मोड से हमें इंसर्ट मोड में जाना होता है तो क्या करते हैं, इंसर्ट या अपेंड, दो तरह की कमांड यूज करते हैं। जैसे ये कमांड हम करेंगे या बाय डिफ़ॉल्ट आई बटन प्रेस कर देंगे कीबोर्ड में तो हम इंसर्ट मोड में चले जाते हैं। और एस्केप से क्या करते हैं, हम एग्जिट कर जाते हैं। एस्केप दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएंगे इंसर्ट मोड से। तो कमांड मोड की बात करते हैं, ये नॉर्मल मोड होता है, जैसे कि कमांड लाइन टर्मिनल रहता है, इसमें क्या करते हैं, कर्सर रहता है या कट कॉपी पेस्ट काम होता है। और जो भी फाइल्स में आप चेंज करते हैं इसमें भी सेव हो जाता है, बस इसमें कमांड का थोड़ा ध्यान दिया जाता है। इंसर्ट मोड क्या रहता है इसमें कि बता दिया हमने कि आई को जैसे प्रेस करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, इंसर्ट मोड में चले जाएंगे कमांड मोड से। तो ये टेक्स्ट को स्पेशली एडिट करने के लिए यूज होता है, कोई भी फाइल इसमें आप ऐड कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं। और जैसे वापस आना हो तो क्या करेंगे, हम एस्केप की को प्रेस करते हैं। BI एडिटिंग कमांड की बात करते हैं तो ये भी कमांड आप लोग रटिएगा नहीं, बस देख लो कि ये कमांड जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगी। तो आई है तो जैसे ही आई आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इंसर्टेड कर्सर इसका मतलब होता है, और आप इंसर्ट मोड में चले जाते हैं। इसी तरह से ये जैसे प्रेस करते हैं कमांड लाइन में तो क्या होता है, राइट आफ्टर कर्सर, मतलब आई का मतलब है कि आप कर्सर पे लिखेंगे, और ये राइट आफ्टर कर्सर का मतलब होता है जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है, मतलब कर्सर लाइन नंबर 10 पे ब्लिंक कर रहा है। तो और लाइन नंबर 10 के बाद तो क्या हो जाएंगे, आप 11 पे टाइप करेंगे तो ये गोज टू इंसर्ट मोड, इससे भी आप इंसर्ट मोड में जा सकते हैं। अगर कैपिटल ए आप प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी लाइन है उसके एंड में आप राइट करेंगे, और इसमें भी आप इंसर्ट मोड में बाय डिफ़ॉल्ट चले जाएंगे। और जैसे एस्केप दबाएंगे, एस्केप करेक्टर, तो क्या हो जाएगा, एस्केप फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, आप वापस से एग्जिट कर जाएंगे उससे इंसर्ट मोड से। और स्मॉल यू का मतलब होता है कि जो भी आपने चेंज किया उसे आप अंडू कर देंगे, इसलिए अंडू कहते हैं, अंडू लास्ट चेंज। और कैपिटल यू का मतलब होता है कि अंडू ऑल द चेंज टू द एंटर लाइन्स, जितने भी लाइन्स में चेंज हुए हैं वो सभी अनचेंज हो जाएंगे, अंडू हो जाएंगे। और स्मॉल यू का मतलब होता है ओपन न्यू लाइन्स, इससे भी आप इंसर्ट मोड में चले जाएंगे जैसे इसको प्रेस करेंगे। DD का मतलब होता है डिलीट लाइन्स, और 3D का मतलब होता है डिलीट 3 लाइन्स, और NDD का मतलब होता है डिलीट n लाइन्स। तो आप DD कमांड रन करेंगे, उसके पहले जितने भी n नंबर लिखेंगे, 4 लिखेंगे तो 4 लाइन डिलीट हो जाएंगी, 5 लिखेंगे तो 5 लाइन डिलीट हो जाएंगे। कैपिटल D का मतलब होता है डिलीट कंटेंट्स ऑफ लाइन्स आफ्टर कर्सर्स, कर्सर के बाद में जो रिमेनिंग कंटेंट रहेगा हमारे लाइन्स में वो डिलीट हो जाता है कैपिटल D से। और कैपिटल C से क्या होता है, डिलीट द कंटेंट्स ऑफ लाइन आफ्टर कर्सर एंड इंसर्ट न्यू टेक्स्ट, मतलब इससे क्या होता है कि जो भी D की तरह ही काम करता है, बस क्या होता है इसमें एक नया टेक्स्ट ऐड इंसर्ट कर सकते हैं इससे। DW का मतलब होता है डिलीट वर्ड, भी वर्ड है वर्ड डिलीट कर सकते हैं, मतलब D से हम क्या करते हैं लाइन डिलीट कर सकते हैं,
और इससे dd से और dw से क्या होता है, बाइट डिलीट करना होता है। अगर 4dw लिखा तो 4 बाइट डिलीट हो जाएंगे। इसी तरह cw का मतलब होता है चेंज बाइट, कि कोई भी बाइट है हमें चेंज करना है तो cw दबाएंगे, वो बाइट चेंज हो जाएगा। इस तरह से x होता है डिलीट करेक्टर एट कर्सर, x होता है करेक्टर डिलीट करने के लिए। देखिए d होता है लाइन डिलीट करने के लिए, और कैपिटल DW होता है बाइट डिलीट करने के लिए, और x होता है करेक्टर डिलीट करने के लिए। इस तरह से R का मतलब होता है रिप्लेस करेक्टर, करेक्टर को रिप्लेस करना। कैपिटल R का मतलब होता है जो भी करेक्टर है हमारा बाइट में उसे हम ओवरराइट कर सकते हैं, उसकी जगह कोई नया लिख सकते हैं। इसी तरह से S होता है स्मॉल s, इसका मतलब होता है कि करेक्टर को सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक्सचेंज करना, बदल देना दूसरा करेक्टर। और कैपिटल S का मतलब होता है लाइन को सब्स्टिट्यूट करना, पूरी लाइन ही हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कमांड है। और टिल्ड का मतलब होता है चेंज केस ऑफ इंडिविजुअल करेक्टर्स, कोई भी इंडिविजुअल करेक्टर्स है उसका हम चेंज केस, मतलब कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर में, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर में उन्हें चेंज कर सकते हैं। ये काम होता है इसका। अगर आपको फाइल में मूव करना हो विद इन फाइल्स में, तो क्या होता है के से क्या हो जाएगा, मूव कर्सर अप, जो कर्सर है हमारा अप चला जाएगा, और जेब करेंगे तो कर्सर डाउन हो जाएगा, एच दबाएंगे तो कर्सर लेफ्ट में चला जाएगा, एल प्रेस करेंगे तो कर्सर राइट में चला जाएगा। और सबसे बेटर ये होता है कि जो भी उसमें एरो की दी रहती हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, वो की से आप भी कर सकते हैं। यदि फाइल्स को हमें शेप करना होता है तो इसके लिए ये तरीके होते हैं। पहला है शिफ्ट दबाइए और प्लस उसके बाद डबल स्मॉल जेड, तो उससे क्या हो जाएगी, जो फाइल है हमारी शेप होगी और हम क्विट कर जाएंगे। सेम काम होता है WQ से, जैसे WQ क्रिएट करें प्रेस करेंगे तो फाइल हमारी सेव हो जाएगी, हाँ, और क्या हो जाएंगे, हम क्विट कर जाएंगे उससे पूरे एडिटर से। इसी तरह यदि स्मॉल W केवल W प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगी, फाइल सेव होगी पर हम ओपन रहेंगे, मतलब जो एडिटर है वो क्विट नहीं होगा। लेकिन Q दबाएंगे तो जो फाइल है वो सेव नहीं होगी और हम क्या हो जाएंगे, एडिटर से बाहर आ जाएंगे। यदि पूरे उसको समराइज करते हैं तो शेल स्क्रिप्ट में पहले जानते हैं शेल क्या होता है। शेल यूजर और कर्नल के बीच में एक इंटरफेस होता है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड को प्रोसेस करके कर्नल को प्रोवाइड करता है, फिर कर्नल उस कमांड को राइट हार्डवेयर के पास पहुंचाता है। अब शेल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, GUI होता है एंड कमांड लाइन होता है। तो GUI में क्या होता है, माउस का यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन में माउस का यूज हो सकता है, लेकिन मोस्टली हमें कीबोर्ड से डेटा देना पड़ता है। शेल स्क्रिप्ट क्या होती है, एक तरह से जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम होते हैं, फंक्शन होते हैं, इसी तरह से ये भी एक तरह से प्रोग्राम या फंक्शन होते हैं, जिसमें उसमें भी कीवर्ड होते हैं, उसमें भी फंक्शन होते हैं, उसमें भी स्टेटमेंट होते हैं। और इसका यूज क्यों करते हैं शेल स्क्रिप्ट का, शेल स्क्रिप्ट का यूज इसलिए किया जाता है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, मतलब कोई भी कमांड है बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े। जैसे सी में printf और scanf फंक्शन होते हैं, उनकी वो लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, केवल हमें क्या करना पड़ता है, उनको कॉल करना पड़ता है। जैसे हम printf कीवर्ड एंटर करते हैं तो क्या हो जाएगी, वो फंक्शन हमें अपने आप कॉल हो जाता है। इसी तरह से इसमें भी होता है कि कोई भी कमांड बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए हम शेल स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक साथ बहुत सारी कमांड को हम रन करा सकते हैं सिर्फ एक कीवर्ड द्वारा। मतलब एक ही फाइल का नाम जैसे आप एंटर करेंगे तो क्या हो जाएगी, बहुत सारी कमांड रन कर जाएंगी। तो इसका बेनिफिट ये रहता है कि जो एडमिन रहते हैं या जो भी बहुत सारे काम हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उनको जैसे ईमेल सिस्टम हो गया या यूजर्स के बारे में जानकारी लेना हो या सिस्टम को मॉनिटर करना हो, तो वहाँ पे इसका यूज होता है। उसका एक्सटेंशन .sh होता है और ये BI एडिटर पे बनाया जाता है। BI एडिटर 1976 में आया था और ये यूनिक्स के लिए बनाया गया था। BI एडिटर जो होता है सभी डेस्कटॉप पे काम करता है, कोई भी डेस्कटॉप हो सभी प्लेटफॉर्म पे काम करता है। और जो BI एडिटर का जो इम्प्रूव वर्जन है उसे हम बिम एडिटर के नाम से जानते हैं। तो BI एडिटर दो तरह की इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, कमांड मोड और इंसर्ट मोड। कमांड मोड में क्या रहता है कि जो भी कमांड करते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट वाला काम होता है या टाइपिंग वाला काम होता है। इंसर्ट मोड में क्या रहता है कि हम फाइल को ऐड या अपेंड कर सकते हैं, एक तरह से माउस का इंटरफेस रहता है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा उसके बहुत सारे कमांड, एडिटर में कौन कौन सी कमांड होती हैं, कैसे उसको फाइल को हम सेव करते हैं।